जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों पर। बुद्धि के सिद्धांतों पर विशेष चर्चा होने वाली। यहां से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है आपके डीएलएड में, आपके यूपी बीएड में, आपके टेट में। और टेट में यदि 90% लाना चाहते हैं आप, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार से आज हम बुद्धि से संबंधित आपके सामने सिद्धांत लाए हैं कि कौन इनके प्रतिपादक थे और इन्होंने इसके बारे में क्या बताया। तो यहाँ लगभग हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट 10-11 सिद्धांत है उन पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। देखिएगा, हमारी वीडियो से यदि आप जुड़े रहते हैं, 20 या 25 मिनट अपनी देते हैं, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। आपके लिए ही ये मेहनत की जा रही है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी क्लास में सहयोग कीजिए, हमारी क्लास को शेयर कीजिए, हमारी क्लास को लाइक कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। हम आपकी परीक्षा की सफलता के लिए ही ये क्लासेस चला रहे हैं, तो आप जुड़िएगा हमसे। तो आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों पर। तो सबसे पहले देखते हैं एक मोटी नजर में। जैसे कि सबसे पहला सिद्धांत आपका एक कारक सिद्धांत, ये दिया था आपका अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न इसके जो सहयोगी थे। द्विकारक सिद्धांत ये दिया था आपका स्पीयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत ये दिया था आपका, ये भी स्पीयरमैन का था। और बुद्धि का बहुखंडीय का सिद्धांत ये थर्स्टन और कैली का था। और बुद्धि का संरचना का सिद्धांत ये गिलफोर्ड का था। बहुबुद्धि का सिद्धांत ये गार्डनर का था। और फ्लूइड और क्रिस्टलाइज बुद्धि यानी द्रव ठोस घनीकृत बुद्धि केटल की थी ये। और बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का था। बुद्धि का प्रतिदृश का सिद्धांत थॉमसन का था। और पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत बर्ट और बर्नन का था। इसके अलावा और महत्वपूर्ण सिद्धांत लिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ धैर्य बना के आप क्लास से जुड़े रहिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का होगा, अनिवार्य रूप से पक्का होगा। 1 या 2 नंबर से ही आप कंपटीशन में बीट होते हैं, तो उन 1 या 2 नंबरों के लिए ये क्लास जरूर देखिएगा। एक कारक सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक थे वो बिने महोदय थे। 1911 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि बुद्धि जो है एक तत्वीय है, यानी कि एक तत्व के रूप में काम करती है, एक कारक के रूप में काम करती है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में तीव्र होगा तो वो दूसरे क्षेत्र में भी तीव्र होगा। जैसे कोई बच्चा यदि अच्छे से बोलना जानता है या अच्छे से भाषण दे सकता है, तो वो गणित का काम भी अच्छे से करेगा। इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को एक कारक बताया, उसके अंदर एक ही कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए विशेष लाइन है, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक क्रियाओं से प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुयायियों ने बुद्धि को एक तत्वीय एक खंड बताया जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्र में भी निपुण होगा। इस एक कार्य के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बिने ने बुद्धि को व्याख्या निर्माण की योग्यता माना। टर्मन ने इस विचार को अयोग्य माना तथा टर्नर ने इसे नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता के रूप में माना है। यानी कि बिने कहते हैं कि एक कारक सिद्धांत में जो है एक ही तत्व होता है, बुद्धि एक तत्व के रूप में मानी गई है। यदि वो तत्व किसी का तीव्र है, एक क्षेत्र में कोई तीव्र है, तो वो दूसरे क्षेत्र में भी तीव्र होगा। तो ये सिद्धांत आगे चल के नकार दिया गया। इसके बाद आता है आपका द्विकारक सिद्धांत। इसे स्पीयरमैन ने 1904 में दिया था। स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि के अंदर जो होते हैं 2 कारक होते हैं। जो बुद्धि की संरचना है वो 2 कारकों से मिलकर नहीं होती। एक आपका होता है सामान्य कारक जिसे जी फैक्टर बोलते हैं, एक होता है आपका विशिष्ट कारक जिसे एस फैक्टर बोलते हैं। जो आपके सामान्य कारक होते हैं यानी कि जो आपके जी फैक्टर होते हैं, वे क्या होता है, ये योग्यताएं व्यक्ति के जन्मजात होती हैं, यानी व्यक्तियों को जो जन्म से मिलती हैं। यह सदैव एक सी रहती हैं। यह उसके सब मानसिक कार्यों में प्रयोग की जाती है, यानी कि बिना सामान्य फैक्टर के कोई भी मानसिक क्रिया नहीं हो सकती। यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है, यानी कि हर व्यक्ति में भिन्न होगी, क्योंकि ये जन्म से मिलती है, अपने माता पिता से मिलती है, तो उनके अनुसार ही हर व्यक्ति में ये अलग अलग होती है। जो स्पेशल बुद्धि बताई है इन्होंने, यह जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक वह सफल होता है। यह भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि सामान्य सफलता प्रदर्शित करती है। यानी कि द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने जो दो तत्व बताए हैं, दो कारक बताए हैं, एक सामान्य बताया, एक विशिष्ट बताया। जो सामान्य कारक होता है वो जन्म से मिलता है, और जो विशिष्ट कारक होता है वो वातावरण से अर्जित किया है। ये योग्यताएं अर्जित की जाती हैं वातावरण से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। ये योग्यताएं अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होती है। जैसे व्यक्ति में जो योग्यता अधिक होती है उसी से संबंधित कुशलता उस व्यक्ति में अधिक होती है। मान ली किसी व्यक्ति में
उसने वातावरण से अपने जो है कुछ योग्यताएं अधिक अर्जित कर ली, क्रिकेट के क्षेत्र में अर्जित कर ली तो वो क्रिकेटर बन गया, टीचर के क्षेत्र में अर्जित कर ली तो वो टीचर बन गया, उन्हें इंग्लिश के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञान की योग्यता अधिक बढ़ गई, मैथ का क्षेत्र में बढ़ गया तो मैथ की योग्यता यानी विशिष्ट योग्यता उन्हें जितनी जोन से क्षेत्र में ले ली वो उसी तरफ उसकी बुद्धि जो है बढ़ गई। यहां देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, आपका जी कारक है, ये जो व्रत है ये जी कारक है और ये जो आपको जन्म से मिला है और ये आपने अर्जित की है, ये स्पेशल का, ये बहुत सारे हो सकते हैं, जी कारक एक ही होता है, लेकिन जो स्पेशल जो विशिष्ट कारक होते हैं वो बिना जी कारक के बेकार हैं। तो इन्होंने ये जो स्पेशल कारक हैं यानी कि जो विशिष्ट तत्व हैं वो सामान्य तत्व के साथ मिलकर जो है उस क्षेत्र में आपकी बुद्धि का प्रदर्शन करेंगे। मान लीजिए ये स्पेशल कारक है गाने का, संगीत का, तो संगीत की जो बुद्धि उन्होंने वातावरण से अर्जित की है तो वो जो है उतनी ही अच्छी काम करेगी जितना उसका जी कारक अच्छा होगा। तो उन्होंने बताया कि जी कारक स्पेशल कारक के साथ मिलकर जो है उसी क्षेत्र में उतना ही अच्छा काम करता है। तो दो कारक मिलकर बुद्धि के अब किसी भी काम को करते हैं तो इसलिए इसे द्विकारक सिद्धांत कहा गया। अब स्पेयरमैन ने जो है अपने सिद्धांत में संशोधन करते हुए जो है त्रिकारक सिद्धांत दिया। अब उन्होंने क्या बताया कि सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दोनों मिलकर जो है समूह कारक बनाते हैं, यानी कि जो सामान्य कारक है और विशिष्ट कारक हैं वो अलग अलग ना काम करके या उन्हें कारक ना बोलकर उन्होंने बताया कि ये समूह बना के काम करते हैं, यानी उसे समूह कारक उन्होंने सिद्धांत को नाम दिया एक तरीके से। तो समूह कारक, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, इस तरह से तीन कारक हो गए ये। तो इन तीन कारकों को जो है मिलाकर इसे त्रिकारक सिद्धांत बोला गया। स्पेयरमैन के विचार में सामान्य तथा विशिष्ट कारकों के अतिरिक्त समूह कारक भी समस्त मानसिक क्रियाओं में साथ देता है, यानी कि सामान्य कारक तो हैं, विशिष्ट कारक भी हैं और यहाँ पर जो है तीसरा प्लस इसमें हो गया समूह कारक। तो जो सामान्य और विशिष्ट कारकों का तो महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उसके अलावा जो है सामान्य और विशिष्ट कारकों से मिलकर एक तीसरा अलग से एक समूह कारक बनता है, यानी बहुत सारे कारकों से मिलकर एक समूह कारक बनता है, तो वो भी जो है बुद्धि में योगदान देता है। कुछ विशेष योग्यता जैसे यांत्रिक योग्यता, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, संगीत योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता तथा बौद्धिक योग्यता आदि के संचालन में समूह कारक की विशेष भूमिका निभाते हैं। समूह कारक स्वयं में अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, बल्कि ये विभिन्न विशिष्ट कारकों से और सामान्य कारक के मिश्रण से अपना समूह बनाते हैं, यानी कि जो विभिन्न आपके अभी पीछे जिक्र किया था जो आपके जो विशिष्ट कारक हैं बहुत सारे, तो उनके समूह से और सामान्य कारक के समूह से मिलकर एक समूह तैयार करते हैं, वो होते हैं आपके समूह कारक। तो इस प्रकार से त्रिकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने संशोधित करके बनाया अपने द्विकारक सिद्धांत से। उसके बाद आता है आपका बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बताया कि सामान्य कारक की जो बात की थी इन्होंने, तो उसे सामान्य कारक न कह के इन्होंने बताया कि ये जो होते हैं आपके मूल कारक होते हैं, यानी कि सामान्य कारक की जगह उन्होंने प्राइमरी फैक्टर का यूज किया। और ये प्राइमरी फैक्टर जो है यहाँ जो है एक दूसरे से मिलते हैं, तो जहां भी इनका अलग अलग प्राइमरी फैक्टर हैं, ये इन प्राइमरी फैक्टरों का जो कॉमन भाग होगा उसे कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो इन्होंने जो इसे बताया कि ये बहुत सारे कारकों से मिलकर जो है कॉमन फैक्टर बनता है, तो इसलिए इसे बहुकारक सिद्धांत बोला गया। इसमें थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कार्य एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि जो विभिन्न कारक हैं वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। किसी भी मानसिक कार्य में कोई भी मानसिक क्रिया हो रही है, कोई भी मानसिक कार्य हो रहा है, तो विभिन्न कारक एक साथ मिलेंगे और जब जो है काम करेंगे। थॉर्नडाइक ने पूर्व सिद्धांतों में प्रस्तुत सामान्य कारकों की आलोचना की और अपने सिद्धांत में सामान्य कारकों की जगह उन्होंने मूल कारक यानी प्राइमरी फैक्टर का उन्होंने जिक्र किया और एक उन्होंने बताया कॉमन फैक्टर का उल्लेख किया, यानी कि एक इनका कॉमन फैक्टर हो गया ये और ये क्या हो गए, सामान्य कारक हो गए। तो इनसे मिलकर जो है ये कार्य करते हैं किसी भी समस्या के सॉल्यूशन के लिए। उनके अनुसार जब दो मानसिक क्रियाओं के प्रतिपादन में यदि धनात्मक सहसंबंध पाया जाता तो उसका अर्थ व्यक्ति के सर्वनिष्ठ कारक भी होते हैं। यह उभयनिष्ठ कारक कितनी भी मात्रा में है यह सहसंबंध की मात्रा पर ज्ञात होता है, यानी कि जितना अच्छा सहसंबंध होगा, जितना जो प्राइमरी कारकों में जो सहसंबंध बनेगा उतना ही जो है उभयनिष्ठ कारक हमारे बनेंगे। थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि बताई है। मूर्त बुद्धि, जैसे मूर्त बुद्धि में क्या होता है, जैसे कारीगर हो गए, आपके इंजीनियर हो गए, और अमूर्त बुद्धि में क्या होगा, डॉक्टर, चित्रकार, मनोवैज्ञानिक हो गए। समाज बुद्धि में क्या हो गए, नेता, समाज सेवी हो गए। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत आता है। तो इन्होंने जो है सामान्य कारकों को प्राइमरी फैक्टर बोला और प्राइमरी फैक्टर जो है मिलकर जो है एक समूह बनाते हैं, तो उसे समूह कारक बोला इन्होंने। तो दो कारक, इनके बहुत सारे कारकों से मिलकर जो समूह कारक
बुद्धि किसी भी समस्या का समाधान जो है बहुत सारे कारक मिलकर करते हैं, तो इसे बहुकारक सिद्धांत बोला गया, यानी कि बहुत सारे कारकों से जो है किसी भी समस्या का समाधान होता है, इसलिए बहुकारक बोला गया। ना कि स्पीरमैन ने एक कारक, दुई कारक, त्रिकारक की बात करते हैं, उन्होंने बोले नहीं, एक या दो या तीन कारक नहीं है, यानी कि इनके अनुसार बहुत सारे कारक मिलकर ही बुद्धि को चलाते हैं, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। बुद्धि में बहुकारक होते हैं, मतलब कि बहुत सारे कारक होते हैं, इसलिए बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत कहा है इन्होंने। अब आता है आपका बुद्धि का बहुविखंडन का सिद्धांत या समूह कारक का सिद्धांत, थर्स्टन और केली ने दिया था। अब इन्होंने क्या बताया था, इस पर हम चर्चा करेंगे। थर्स्टन के अनुसार कारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि न तो सामान्य कारकों का प्रदर्शन है और न ही विभिन्न विशिष्ट कारकों का प्रदर्शन है, यानी कि इन्होंने बताया ना तो कोई सामान्य कारक बुद्धि के पीछे काम करते हैं, ना ही कोई विभिन्न विशिष्ट कारक काम करते हैं, अपितु उसमें कुछ ऐसी निश्चित मानसिक क्रिया होती हैं जो सामान्य रूप से मूल कारकों में सम्मिलित होती हैं। ये मानसिक क्रिया इस समूह का निर्माण करती हैं जो मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करते हैं। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत को कारक विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार बुद्धि की संरचना को मौलिक कारकों के समूह से होती है। दो या अधिक मूल कारक मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, यानी कि जो मूल कारक हैं तो वो दो या उससे अधिक मिलकर जो है एक समूह का निर्माण करते हैं, और वो समूह जो है किसी भी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करता है। नहीं, जिस क्षेत्र के जो मूल कारक होंगे हमारे जोन से क्षेत्र को, और मिलकर जो है उन्होंने एक समूह बनाया, तो वो समूह जो है उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, उस क्षेत्र की जो है वो समस्याओं को दूर करेगा, उसी प्रकार की उसकी बुद्धि होगी। ये जो मौलिक 7 कारक होते हैं, इन्होंने तो 7 कारकों की बात की है। एक होता है आपका आंकिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दैशिक योग्यता, शब्द प्रभाव, तर्क शक्ति, स्मृति शक्ति, यानी कि इन जो कारकों से मिलकर जो समूह बनेगा तो उसी प्रकार की उसके अंदर बुद्धि होगी। जिन कारकों से मिलकर समूह बनेगा उस प्रकार की उस व्यक्ति की बुद्धि होगी। तो इन्होंने समूह कारक सिद्धांत या बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत इसे कहा जाता है। ये थर्स्टन ने दिया था 1938 में। कैली ने इसमें सुधार किया। कैली ने जो है इसमें सुधार करते हुए 7 कारकों की जगह 9 कारक बताए। जो 7 कारक बताए थे थर्स्टन ने, उसने कैली ने क्या काम किया, इसमें 9 कारकों को बताया। ये 9 कारक हैं: सामाजिक योग्यता, वाचिक योग्यता, गणितीय योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, शारीरिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, रुचि संबंधी योग्यता, स्थान संबंधित योग्यता। तो इनसे मिलकर जो है एक समूह बनेगा। उस समूह को जो है हम समूह कारक सिद्धांत कहेंगे बुद्धि का। तो ये कैली का सिद्धांत था। कैली के सिद्धांत में 9 कारक हैं, थर्स्टन ने 7 कारक दिए थे। अब आता है आपका त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि का संरचना का सिद्धांत। ये इंपोर्टेंट सिद्धांत है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे एसआई मॉडल भी बोलते हैं, एसआई मॉडल भी बोलते हैं। ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। जेपी गिलफोर्ड ने 1959, 1961, 1967 तक इस पर रिसर्च की तथा उसके सहयोगियों ने 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने बुद्धि कारकों को 3 श्रेणियों में बांट दिया, अर्थात मानसिक योग्यताओं की 3 विमाएं बताई, 3 डायमेंशन। वो 3 डायमेंशन क्या थी आपकी? संक्रियाएं, विषय वस्तु, परिणाम या उत्पादन। अब आपका सबसे पहला आता है आपका विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होता है? नंबर 1 पर विषय वस्तु वो होता है, इस बीमा का तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिसमें सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है, जैसे आकृति, अंतर्वस्तु, प्रतीकात्मकता और शाब्दिक अंतर्वस्तु, व्यावहारिक अंतर्वस्तु। इस तरीके से जो है जो सूचनाएं हैं उनकी संक्रिया होती है, उसे कहते हैं विषय वस्तु। तो ये आपकी आकृति, संकेत, ये जो है इसके जो है और भाग हैं। इसके बाद आती है आपकी संक्रियाएं। अब विषय वस्तु के बाद क्या होगा? संक्रियाएं। संक्रिया से तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली मानसिक प्रक्रियाओं के स्वरूप होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उस मानसिक प्रक्रिया का जो स्वरूप बन गया तो वो क्या हुई? संक्रिया हुई। अब ये जो भी सूचनाएं आई तो उनसे मिलकर कोई संक्रिया हुई, उस संक्रिया से मिलकर जो है एक आकार बना, वो क्या हुई? एक तरीके से संक्रिया हुई। जैसे संज्ञान बन गया, स्मृति बन गई, अभिकेंद्रित चिंतन बन गया, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये क्या हुई? सारी संक्रियाएं हुई। अब उत्पाद आता है या परिणाम आता है। उत्पाद का अर्थ किसी प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम होते हैं, यानी कोई विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु ने संक्रिया की,
उस संक्रिया का जो परिणाम आया वो आया उत्पाद। उत्पाद क्या हो सकता है आपका? इकाई हो सकता है, वर्ग हो सकता है, संबंध हो सकता है, प्रणाली हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, नियतार्थ हो सकता है। तो ये जो थे तीन जो है डायमेंशन है, इन तीन डायमेंशन को जेफी गुडफोर्ड ने इस तरीके से बनाया, जैसे पहला आपका विषय वस्तु, उसके बाद आपका दूसरा संक्रियात्मक जो है, और उसके तीसरे बाद तीसरा डायमेंशन उत्पाद। तो इसे इन्होंने एक तरीके से इस तरीके से डिजाइन किया था। इन्होंने विषय वस्तु, यहां पर विषय वस्तु बताई, विषय वस्तु के इन्होंने जो है 4 डायमेंशन बताए। पहला आकार, दूसरा सांकेतिक, तीसरा जो है शाब्दिक, और चौथा जो है व्यावहारिक। उसके बाद बताया इन्होंने संक्रिया। संक्रिया में पहला संज्ञान, फिर अपसारी, फिर अभिसारी, फिर मूल्यांकन। उसके बाद इन्होंने बताया उत्पाद। उत्पाद में सबसे पहला इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण, प्रयोग। अब कौन सा किसका कितना अधिक है, कौन सी क्रिया किससे होती है, तो उतने तरीके की बुद्धि व्यक्ति के अंदर काम करती है, नहीं कि उतनी तरीके से बुद्धि काम करती है। तो पहले सन 1967 में तो बताया इन्होंने, तो 4 विषय वस्तु ली इन्होंने, 5 जो है इन्होंने संक्रियाएं ली, और 6 जो है इन्होंने परिणाम लिए। तो इनसे मिलकर आया कि 120 तरीके से बुद्धि जो है, बुद्धि की जो है रूप निकल कर आते हैं। उसके बाद 1967 में इन्होंने विषय वस्तु में एक विषय वस्तु और बढ़ा दी, वो 5 कर दी विषय वस्तु। उसके बाद 5 इन्होंने जो है संक्रिया ली, उसके बाद 6 जो है इनके उत्पाद हुए, तो ये 150 हो गई। उसके बाद जो है 1967 में जो है 5 इन्होंने विषय वस्तु रखी, उसके बाद जो है संक्रिया 1 बढ़ा दी, और परिणाम हो गए 6, तो ये हो गए 180। तो इस तरीके से बुद्धि काम करती है कि 120 तरीके से बुद्धि काम कर सकती है, 150 तरीके से बुद्धि काम कर सकती है, इस तरीके से समझते हैं 180 तरीके से बुद्धि काम कर सकती है। इनके अनुसार इन्होंने जो मॉडल दिया है, इस मॉडल में समय समय पर और काम हो रहा है। अब जो है ये और आगे बढ़ गया है कि 180 से भी ऊपर आने लगा। फिलहाल जो है 180 तक की किताबों में है, उसके बाद जो नई रिसर्च होंगी और इसमें जुड़ जाएगा। तो ये था आपका त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का संरचना सिद्धांत या IS मॉडल। जेफी गुडफोर्ड ने ये दिया था। इन्होंने 3 विमाएं बताई थी, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। तो इस तरीके से यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आता है गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डन ने जो है बुद्धि को एकांकी नहीं होकर बहुकारकीय बताया। उन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि 6 तरह की क्षमता या बुद्धि सम्मिलित होती है, यानी कि एक बुद्धि एकांकी ना होकर बहुकारकीय है। उसके अंदर 6 तरीके की जो क्षमताएं होती हैं, बुद्धि होती है, उन्हें कह सकते हैं। तो वो जो 6 तरीके की क्षमताएं हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ये जो है इस प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी भाषीय बुद्धि। भाषीय बुद्धि में जो है जिस व्यक्ति की जितनी अच्छी भाषीय बुद्धि होगी, उसके अंदर क्षमता, बोलने की क्षमता, बोध की क्षमता, शब्दों के बीच की संबंधों को पहचानने की क्षमता, यानी कि भाषा से संबंधित ज्ञान उसे अधिक होगा। ऐसा व्यक्ति कवि या पत्रकार हो सकता है। इसके अलावा तार्किक गणितीय बुद्धि, इस बुद्धि में जो है तर्क करने की क्षमता होगी, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होगी, अंकों के संबंधों को पहचानने की क्षमता होगी, और इसके अलावा जो है व्यक्ति जो है तर्क वितर्क करके लंबी श्रृंखलाओं का उपयोग करेगा, उसकी क्षमता होगी। और ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक या गणितज्ञ बनते हैं। स्थानिक बुद्धि, इसमें जो स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से में परिवर्तन करने की क्षमता होगी, यानी कोई स्थान है उसका जो है, जैसे कि आपका जो आर्किटेक्चर होता है वो उस किसी भी घर का नक्शा बना देता है या किसी भी जगह का एक मैप तैयार करता है। स्थानिक कल्पना शक्ति होगी। तो इस तरीके से ऐसा व्यक्ति मूर्तिकार हो सकता है, जहाज चालक हो सकता है। इसके अलावा शारीरिक गतिबुद्धि, ऐसे व्यक्ति के अंदर तो शरीर पर नियंत्रण करने की अधिक क्षमता होगी। ऐसा व्यक्ति जो है अपने शरीर के किसी भी अंग को कहीं भी घुमा सकता है, उसे किसी भी तरीके से जो है कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति खिलाड़ी बनते हैं, जो डांसर होते हैं, व्यायाम अधिकतर करते हैं ऐसे व्यक्ति, तो ये अपने आप शरीर पर जो है नियंत्रण रख सकते हैं। संगीतीय बुद्धि, इसमें लय व ताल को प्रत्यक्षण करने की क्षमता होती है, अर्थात लय ताल गायन के प्रति उतार चढ़ाव, संवेदनशीलता आदि उसके अंदर होते हैं। ऐसे व्यक्ति गीतकार होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि, ऐसे व्यक्तिगत बुद्धि के 2 तत्व होते हैं जो एक दूसरे से अलग करते हैं, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी से अलग होता है इस बुद्धि के आधार पे। तो ये इस तरीके की बुद्धि है जिसके अंदर जो बुद्धि का ज्यादा होगा, इन 6 तरीके की उन्होंने जो कारक बताए हैं, तो इसमें जो है उसी तरीके की उसकी बुद्धि होगी। गार्डन के अनुसार प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में 6 बुद्धि होती हैं, परंतु कुछ विशेष कारणों से, जैसे आनुवंशिक या प्रशिक्षण के कारण, किसी व्यक्ति में कोई बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। ये सभी 6 प्रकार की बुद्धि आपस में अंतःक्रिया करती हैं, फिर भी प्रत्येक बुद्धि स्वतंत्र कार्य करती है। यानी कि जो 6 बुद्धियों का काम बताया इन्होंने, ये 6 बुद्धि हम प्रशिक्षण के द्वारा,
हम जो है शिक्षा के द्वारा, हम जो है वातावरण के द्वारा जो है हम इन बुद्धियों को हमारा विकास हो सकता है, यानी किसी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। ये बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करती हैं, उसके आधार पर जो है हम जो है किसी समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन ये बुद्धि एक दूसरे स्वतंत्र मानी है यहाँ पर गार्डनर ने। अब आता है आपका अगला सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज थ्योरी जो बोलते हैं, रेमंड कैटल ने दी थी। तो यहाँ पर रेमंड कैटल ने 1971 में दो प्रकार की सामान्य बुद्धियों का वर्णन किया, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज। फ्लूइड की जो बुद्धि की फ्लूइड सामान्य योग्यता वंशानुक्रमों पर निर्भर करती है, यानी कि जो फ्लूइड बुद्धि होती है तो वो फ्लूइड योग्यता जो होती है वो वंशानुक्रम होती है, यानी माता पिता से मिलती है। और जो क्रिस्टलाइज योग्यता होती है वो होती है अर्जित, यानी कि जो वातावरण से या समाज से या अपने टीचरों से या अपनी किताबों से अर्जित की गई है। फ्लूइड सामान्य योग्यता मुख्य रूप से संस्कृति युक्त गतिविधियों तथा नई स्थितियों में अनुकूलन करने के लिए परीक्षण में होती है। क्रिस्टलाइज सामान्य योग्यता अर्जित संस्कृति उपलब्धि कौशल में तथा नई स्थितियों में संबंधित वाले परीक्षणों में एक कारक के रूप में मानी जाती है। यानी कि फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज बुद्धि का मतलब यह है कि फ्लूइड बुद्धि जो है जन्म से मिलती है व्यक्ति को, और जो क्रिस्टलाइज बुद्धि है वो अर्जित की जाती है वातावरण से। तो उसके आधार पर, दोनों के मिश्रण के आधार पर जो है कोई किसी भी समस्या को जो है उसी प्रकार से बुद्धि काम करती है। तो बुद्धि के पीछे इन्होंने दो तरीके के कारक बताए हैं। इसके बाद आता है बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत ये दिया था थॉमसन ने। व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग न करके केवल उसके एक प्रतिदर्श, यानी कि प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल, नमूने का प्रयोग करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर जो संपूर्ण बुद्धि है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए, वो वहां से पूरी बुद्धि का प्रयोग न करके उसके एक सैंपल का, एक नमूने का प्रयोग करेगा। तो वो जो है क्या होती है, आपकी प्रतिदर्श बुद्धि होती है। प्रतिदर्श बुद्धि के अनुसार थॉमसन ने बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी योग्यता है तो उस योग्यता में जो है सिर्फ एक नमूना जो है प्रयोग में लाती है। व्यक्ति जो है एक नमूने को प्रयोग में लाता है किसी समस्या को जो सोल्व करने के लिए, तो वो होती है आपकी प्रतिदर्श सिद्धांत। इसके अनुसार, थॉमसन के अनुसार, व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं पर प्रदर्शित होता है। किसी भी विषय कार्य को करने के लिए व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्श का चुनाव करता है। यानी कि किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति करेगा समस्त जितनी उसकी मानसिक शक्ति है, किसी कार्य, जो कोई विशेष कार्य कर रहा है, उन समस्त मानसिक शक्तियों में से जो है उस योग्यता से कुछ प्रतिदर्श का ही चुनाव करेगा। जो उसकी जो मानसिक योग्यता है उसमें से, टोटल बुद्धि में से कुछ नमूने का प्रयोग करके, मतलब कौन सा जो है हमारा काम करेगा इस समस्या को सोल्व करने के लिए, उस नमूने को भेजेगा उस समस्या को समाधान करने के लिए। इस सिद्धांत में उन्होंने सामान्य कारकों की व्यवहारिकता को महत्व दिया। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होता है, परंतु परीक्षा करते समय उनका प्रतिदर्श ही सामने आता है। यानी कि थॉमसन कहते हैं कि व्यक्ति के जो बौद्धिक व्यवहार है अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होते हैं, यानी कि बहुत सारी स्वतंत्र योग्यताएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, लेकिन परीक्षा जब हम करते हैं, यानी कि किसी समस्या, कोई समस्या आती है, कोई विशेष तरीके की बात है, विशेष तरीके का कार्य है, तो वहां से क्या होगा, एक जो है बुद्धि की समस्त योग्यता काम ना करके एक साथ एक नमूना काम करेगा जो उस समस्या का समाधान करेगा। तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया। इसके बाद आता है आपका वर्ड और वर्णन। वर्ड और वर्णन ने 1965 में पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया, देखिए, इस सिद्धांत में वर्ड और वर्णन ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्वता प्रदान की। उन्होंने मानसिक योग्यताओं को दो स्तरों में विभक्त किया, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। सामान्य योग्यताओं को भी जो है उन्होंने दो भागों में प्रतिदर्श किया। सामान्य मानसिक योग्यता में जो है उन्होंने जो है दो स्तरों में बांट दिया। पहले वर्ग में उन्होंने क्रियात्मक, यांत्रिक और शारीरिक योग्यता ये रखी। दूसरे समूह में उन्होंने जो है आंकिक और शैक्षिक योग्यता रखी, और अंतिम में जो है इनसे मिलकर जो है फिर से दोबारा से जो है विशिष्ट योग्यताएं हमें प्राप्त होती हैं। तो वे एक तरीके का क्रम होता है कि किसके माध्यम से कौन सी योग्यताएं तो एक क्रम में है। तो ये पदानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं कि सबसे पहले जो है सामान्य मानसिक योग्यता होती है, और सामान्य मानसिक योग्यता में भी दो तरीके की योग्यताएं होती हैं। एक आपकी पहले वर्ग में जो आती है वो क्रियात्मक, यांत्रिक, देशिक एवं शारीरिक योग्यता को रखने वाली। दूसरे जो वर्ग में आती है सामान्य मानसिक योग्यता के, वो आती है आपकी शाब्दिक, आंकिक, शैक्षिक योग्यता। इन दोनों को जो है मिलाकर जो है इनकी क्रियाओं के द्वारा विशिष्ट मानसिक योग्यताओं को जो है इनसे प्राप्त किया जाता है। और विशिष्ट मानसिक योग्यताओं को
के द्वारा जो है संबंध जो हमें जो है विभिन्न ज्ञान की क्रियाएं मतलब ज्ञानात्मक क्रियाओं से होता है। जो ज्ञानात्मक क्रियाएं करते हैं उनका संबंध जो है विशिष्ट मानसिक योग्यताओं से होता है, जो विशिष्ट मानसिक योग्यताएं हमें प्राप्त होती हैं। इसके बाद जो है आपका अगला सिद्धांत है संवेगात्मक बुद्धि। डैनियल गोलमैन ने ये दी थी 1970 से 1998 तक इन्होंने इस पर प्रयोग किया। संवेगात्मक बुद्धि को भावात्मक बुद्धि भी कहते हैं। जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसे भावात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है भावनात्मक बुद्धि। तो ये किताब का नाम अगर आता है लिखने के डैनियल गोलमैन के, तो ये लिख सकते हैं आप। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के स्वयं के एवं दूसरे के संवेगों को पहचानने की क्षमता है। यानी अपने स्वयं के भी संवेग पहचान लिए और दूसरे के भी हमने संवेग पहचान लिए, जो हमें प्रेरित कर सकने और हमारे संवेगों को स्वयं और अपने संबंधों के दौरान भली प्रकार से साधनों में सहायता होती है। संवेगात्मक बुद्धि दो प्रत्ययों से मिलकर बनी है, संवेग और बुद्धि। संवेग का अर्थ होता है उद्वेलन की अवस्था और बुद्धि का अर्थ होता है विवेकपूर्ण चिंतन। इस प्रकार संवेगात्मक बुद्धि एक आंतरिक योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति में संवेगों को महसूस करने, समझने, उनका प्रभावपूर्ण नियंत्रण करने की क्षमता का विकास होता है। यानी संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है? ये जो है एक तरीके के अंदर से एक ऐसी ऊर्जा है, आंतरिक शक्ति है जो विवेकपूर्ण चिंतन करती है और हमें अपने स्वयं को पहचानने में और दूसरे के संवेगों को पहचानने में जो है हमारी सहायता करते हैं। उसी प्रकार से परिस्थितियों में ढलने की, परिस्थितियों से जो है एडजस्ट, समस्या को समाधान करने की जो है हमारे अंदर योग्यता आती है। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों तथा व्यवहार को नियंत्रित करके एक कुशल व्यक्ति बन सके। ये संवेगात्मक बुद्धि होती है। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की अपनी भावनाओं तथा दूसरों की भावनाओं की पहचान कर सकने की क्षमता से है, जिसकी सहायता से वह अपने को अभिप्रेरित कर सके और अपने अंदर पाए जाने वाले संवेगों एवं उनके आधार पर बने संबंधों को ठीक से व्यवस्थित कर सके। यानी संवेगात्मक बुद्धि का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति अपने संवेगों के साथ साथ दूसरों के संवेगों को पहचाने, अपने व्यवहार को नियंत्रित करे, एक कुशल नागरिक बने, यानी कि कुशल व्यक्ति बने। तो ये होती है आपकी संवेगात्मक बुद्धि। इसके बाद आती है आपकी बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। ये दिया था आपका रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने 1985 में। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने मानव बुद्धि का कार्य किया, मतलब इन्होंने मानव बुद्धि पर कार्य किया। इन्होंने मानव आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा कि कोई जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का आईक्यू ज्यादा होगा वह व्यक्ति बुद्धिमान होगा और जिस व्यक्ति का आईक्यू कम होगा वह कम बुद्धिमान होगा। ये चीज आईक्यू पर निर्भर नहीं करती। एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। 3 प्रकार में से एक किसी भी क्षेत्र में वो जो है तेज हो सकता है, किसी भी तरीके जिस क्षेत्र में उसकी बुद्धि काम करती है। इनमें जो 3 बुद्धियों का वर्णन किया है इन्होंने, तो इन 3 बुद्धियों के वर्णन के कारण इस सिद्धांत का नाम जो है त्रितंत्र सिद्धांत रखा गया, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। इसमें जो इन्होंने जो इसके उप सिद्धांत बताए, इन्होंने 3 उप सिद्धांत बताए हैं आपके। पहला है आपका घटकीय उप सिद्धांत, दूसरा है आपका अनुभवी उप सिद्धांत और तीसरा है आपका संदर्भात्मक उप सिद्धांत। जो घटकीय उप सिद्धांत है उसे हम बोल सकते हैं उसमें होती है विश्लेषणात्मक बुद्धि, और जो आपका अनुभवी उप सिद्धांत उसमें रचनात्मक बुद्धि होती है, और जो आपका संदर्भात्मक उप सिद्धांत उसमें व्यावहारिक बुद्धि होती है। जो आपका घटकीय उप सिद्धांत है इसमें भी इसके जो घटक होते हैं वो होते हैं आपका, पहला घटक है आपका मेटा घटक। मेटा घटक क्या होता है? यह व्यक्ति को समस्या समाधान तथा योजना बनाने में सक्षम बनाता है। यानी कि जो व्यक्ति के सामने समस्या है उसके प्रति उसकी योजना बनाने के सक्षम बनाता है। प्रदर्शन घटक क्या है? जो योजना हमने बनाई है उस योजना को कैसे लागू किया जाए वो होगा आपका प्रदर्शन घटक। अब आता है आपका ज्ञान अधिग्रहण घटक। किसी नई जानकारी को प्राप्त करने में, अमूर्त चिंतन करने में उस घटक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई जानकारी, नई जानकारी हमको प्राप्त करने में जो अमूर्त चिंतन करते हैं हम, तो जब अमूर्त चिंतन करते हैं तो उसके अंदर जो है ये घटक काम करता है। अब उसके बाद आता है आपका अनुभवी उप सिद्धांत। इसके जो है 2 पार्ट हैं। नवीन को देखेंगे यहाँ पर। नवीन यह किसी व्यक्ति की पहली बार समस्या से निपटने की क्षमता से संबंधित है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी समस्या से पहली बार कैसे निपटता है उसकी क्षमता को दर्शाता है नवीन।
और स्वचालन क्या है आपका? यह है किसी व्यक्ति की स्वचालित रूप से दोहराए गए कार्यों को करने की क्षमता से संबंधित है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि आपने किसी नए कौशल का उपयोग करते हुए समस्या को किस प्रकार से हल किया है, ये जो यह है स्वचालन कहने का मतलब है यहाँ पर। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर अनुकूलन। अनुकूलन में देखिए, अनुकूल जो है व्यक्ति किसी समस्या से निपटने के लिए उसके अनुसार अपने अंदर बदलाव लाकर अनुकूलन होने की कोशिश करता है। यानी कि किसी समस्या से हमें निपटना है तो हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे और उस समस्या के समाधान को करेंगे, या किसी परिस्थिति में हमें एडजस्ट होना है, अपने अंदर जो है परिवर्तन लाकर जो है हमने उस समस्या का समाधान कर दिया, तो वो क्या हुआ? अनुकूलन हुआ। चयन, चयन क्या होता है? जब व्यक्ति पूर्णतः नए वातावरण में आ जाता है तो सोचता है कि कैसे पुराने वातावरण को नए वातावरण के हिसाब से बदला जाए। यानी कि जो पुराना वातावरण है व्यक्ति का, उस वातावरण को जो है नए वातावरण के हिसाब से हम कैसे बदले, वो क्या होता है? चयन होता है। और आपका आता है आकार देना। इसके अनुसार जो है व्यक्ति खुद में कोई बदलाव नहीं कर लाता, जबकि उसके वातावरण को ही अपने हिसाब से बदल लेता है। यानी कि वो अपने वातावरण को जो है अपने हिसाब से ढाल लेता, अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाता, तो वो क्या होता है? आकार होता है। तो इस प्रकार से बुद्धि काम करती है। इतने तरीके की बुद्धि होती है। बुद्धि की जिस प्रकार की जो भी बुद्धि जिसमें ज्यादा अधिक होगी वो उसी तरीके के जो है बुद्धि मान माना जाएगा। अगर किसी के अंदर अनुकूलन करने की बुद्धि अधिक है तो अधिक जल्दी से किसी भी परिस्थिति में अनुकूलन कर सकता है। आकार देने की बुद्धि किसी अंदर है, चयन की बुद्धि, नवीनता की, योजना मेटा का मतलब योजना कैसे बना सकता है, योजना को लागू कितने चतुर तरीके से करता है, नया ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। तो ये सारे जो भी घटक हैं इनका प्रयोग किस प्रकार से जो जितना अधिक करेगा उतना बुद्धिमान होगा, और इनके पीछे इनका ये कारण होता है। ये बताया था आपका स्टेनबर्ग ने 1985 में। तो ये थे आपके बुद्धि के मुख्य मुख्य सिद्धांत। यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, या त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है। इसके अलावा जो है आपका बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि संरचना सिद्धांत के कितने डायमेंशन हैं, 3 डायमेंशन हैं, कौन कौन से हैं, या 3 डायमेंशन दे दिए जाएंगे, चौथा उसमें एक्स्ट्रा डाल दिया जाएगा, जैसे विषय, वस्तु, संक्रियात्मकता और उत्पाद यानी परिणाम, और उसके अंदर डाल दिया जाएगा कुछ अन्य चीज यानी कि मूल्यांकन। तो इसमें से कौन सा जो है बुद्धि संरचना का सिद्धांत नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सही से पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए। और 90% आप यूपी बीएड में लाइए, 90% आप डीएलएड में लाइए, और टेट में आप 90% लाइए। जब आपका 135 प्लस चलेगा आपका टेट में स्कोर, उसके बाद ही जो है सुपर टेट में जाने के बाद आपकी जो वैकेंसी आएंगी तो उसमें आप जो है अपनी दावेदारी मान सकते हैं। यदि आप 130-35 से नीचे आ रहे हैं तो आप अपनी दावेदारी ना माने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।